के लेक्चर में हम बात करेंगे डू, डज और डीड के बारे में। आपको पता है कि जितने भी हमारे 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें डू, डज, डीड का महत्व बहुत अनंत साधारण है ना। अगर आपको वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, अगर इनके बारे में जानकारी नहीं है तो ऊपर लिस्ट दी हुई है, इस लिंक की वजह से आप जा सकते हो उधर से और फिर देख लीजिएगा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है ना। चलो आइए बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जब हम सोचते हैं और फिर जब डू, डज और डीड के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि खाली इनको हेल्पिंग वर्ब के ही हिसाब से यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इनको कभी कभी मेन वर्ब्स के भी हिसाब से यूज किया जाता है। चलो देखिए वन बाय वन मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बटन है वो सब्सक्राइब भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो दो है तो उनको हम वर्तमान काल में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, ये तो आपको पता ही होगा ना। और ये जो है वो भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं, ये भी आपको पता होगा। आपको ये भी पता होना जरूरी है जब कि आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो तो कि ये डू और डज इनमें भी आई, यू, दे और वी इन चारों के लिए डू इस्तेमाल किया जाता है, और ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, ठीक है ना। जो भी प्लूरल फॉर्म्स है, जितने भी अनेक वचन जिन्हें हम कहते हैं, वो जो भी है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, डू। और जो भी सिंगुलर है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, डज। इनकी जानकारी मुझे लगता है कि आपके पास जरूर होगी। हम बात कर रहे हैं कि इनको किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में, सो ये पता होना बहुत जरूरी चीज है। देखेंगे चलो। तो मैंने बात की पहले कि इनको मेन वर्ब के तरह से भी यूज करते हैं, मतलब हमने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब है पर सर बोल रहे हैं कि ये मेन वर्ब की तरह से यूज किया जाता है। हाँ दोस्तों, आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि किसी वर्ड को हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे और मेन वर्ब कब कहेंगे, इजंट इट। तो सेंटेंस में वर्ब की जगह कहाँ होती है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। पहले तो होगा सब्जेक्ट माने एक्टर माने डूअर, है ना। वो सेंटेंस जो चला रहा है आगे वो आदमी पहले रहेगा ना, और फिर उसके बाद में आएगी एक्शन मतलब वर्ब, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस है जब उसमें जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो सवाल नहीं है मतलब उल्टा पुल्टा नहीं, उसमें जो भी इसका पूरा स्टेटमेंट है एसएफटी में, उसमें एक्टर के बाद, डूअर के बाद, सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट सेकंड नंबर को आती है बारी इसकी हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की। कोई भी सेंटेंस हो अगर तो मैंने सपोज मैंने लिख दिया आई वर्क हार्ड फॉर माय फैमिली, जो कुछ भी है आगे सेंटेंस को अगर आपको एलोंगेट करना है, लंबा करना है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन यूज कर दो बस, बाकी उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे कौन आ गया, वर्ब आ गया, है ना। तो ये कौन है, वर्ब। तो immediately after the subject it is coming here, right? तो सेम उसी तरह से ये do, does और did ये भी immediately after the subject हाजिर हो जाते हैं, तो उन्हें हम तब कहेंगे मेन वर्ब, मेन एक्शंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैं अगर आप लिखोगे you do it, इतना ही लिख दिया आपने, आगे कुछ भी, जैसे कि for your ग्रेटनेस, ऐसे कुछ भी सेंटेंस है उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी हो ना हो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड रैंक पे यू डू इट ना, तो डू के बाद में और कोई नहीं आया, गो, रन, डांस, सिट, अटेंड, बाउंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया, डू अकेला आया। जब वो अकेला आएगा तो उसे हम कहेंगे मेन वर्ब, ठीक है ना। तो हमें तो पता ही है कि डू का मतलब क्या होता है, कर, है ना। जब किसी को बोलेंगे डू इट मतलब क्या, ये कर तू, है ना। तो डू का मतलब तो कर हो गया। तो इस तरह से ये आया मेन वर्ब। तो यू डू इट तो मतलब ये आप करते हो या तुम करते हो या तू करता है, इस तरह से मेन वर्ब की जगह लेगा। तो डज भी वैसे ही करेगा ना। तो ही, शी, इट और जो भी नाम है किसी का, माय फादर, योर फ्रेंड वगैरह जो भी है, उनके बाद में डायरेक्टली डज आ सकता है। देखिए जैसे कि योर फ्रेंड does a lot for his family, ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे योर फ्रेंड ये हो गया क्या, उसका एक्टर सब्जेक्ट, उसके बाद में डायरेक्टली कौन आ गया, डज आ गया। लेकिन डज के बाद में और कोई नहीं आ रहा है, राइट, रीड, लिसन वगैरह कोई आ रहा है क्या,
नहीं आ रहा है, वो अकेला आ रहा है। तो जब भी डू डज और डिड अकेले आएंगे सेंटेंस में तो वो कहलाएंगे मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। गेटिंग दिस? डिड का भी सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो आपकी, जैसे कि दे डिड इट फॉर देयर सेल्फिशनेस, दे डिड इट ना, यू डिड अ गुड जॉब, अगर आपने ऐसे बोल दिया यू डिड अ गुड जॉब, तो डिड के बाद में और कोई वर्ब आ गया क्या? नहीं आया ना। तो जब वो अकेले आएंगे तब वो काम कर रहे मेन वर्ब का। समझे ठीक से? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डू डज डिड जिसे हम सब लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब ना करके भी उनको बहुत सारा यूज किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब है, ये कैसे डिसाइड होगा? सिंपल चीज है, उसके बाद में और एक कोई एक्शन वर्ड होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। देखिए, आई डोंट लाइक इट, ऐसा कोई भी एक सेंटेंस है, आई डोंट लाइक इट, तो यहाँ पे डू आया कि नहीं आया? आया, लेकिन क्या वो मेन वर्ब है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बाद में लाइक है। मतलब उसके बाद में अगर कुछ भी वर्ब है, ओपन क्लोज वगैरह कुछ भी, प्रिंट कॉपी पेस्ट, तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन डू के बारे में एक मजेदार चीज है, कौन सी? कि डू वहां पे होता है लेकिन दिखता नहीं है। गेटिंग मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन डू अकेला बंदा ऐसा है कि वो वहां पे होता है लेकिन वहां पे दिखता नहीं है। और जो बच्चे, जो लोग, जो उम्मीदवार जो भी है, कैंडिडेट्स जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये बात ठीक से पता है कि वहां पे होता है वो, तब आप गलत नहीं बोल सकते। तब आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम गो देयर, ही इज अंडरस्टैंड, नो, इस तरह से जो है गलत इंग्लिश आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पे होता है, जैसे कोई भी अगर बात बोल दिया कि वी अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस है, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ये सब कोई भी एक सेंटेंस हमने ले लिया सपोज, ठीक है ना, वी अंडरस्टैंड, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन है? आप कहेंगे कोई नहीं है, एक ऐसी चीज है नहीं। जैसे हमारे खुद के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर उसका उसकी आत्मा है, उसका प्राण है, लाइफ फोर्स है, उसी तरह से जब भी आप प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस बताते हो कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, हम ये करते हैं, आर यू दे वी के लिए, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वहां पे डू कंपलसरी होता है, अगर वो दिखे भी और ना भी दिखे, ठीक है ना, ये बात ठीक से याद रखना। तो वहां पे डू होता है जब भी वर्ब का पहला फॉर्म हुआ, अंडरस्टैंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ना, राइट? नो, ऐसे थोड़ी ना अंडरस्टैंड्स, नहीं तो फिर ऐसा मतलब सॉरी अंडरस्टूड नहीं है ना, तो अंडरस्टैंड है। अगर अंडरस्टैंड्स रहेगा, सर लगेगा अगर उसको, तो फिर उसका वही है वहां पे डज, तो वो तो दिख रहा है पीछे से, यस लगा है उसको ना, यस नहीं तो फिर यस लगा दिया तो वो दिख रहा है। लेकिन ये बंदा ऐसा है डू कि वहां पे है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो आज पक्की बात कर लें कि यहाँ पे डू होता है। तो ये जो डू है वो कौन है? फिर हेल्पिंग वर्ब। तो डू हेल्पिंग वर्ब की तरह से यहाँ पे यूज किया, गेटिंग दिस, है ना? डज का भी वैसे ही है, लेकिन डज तो हमेशा आपको दिखता है डायरेक्टली, यस या ईएस लगता है पीछे किसी भी वर्ब को, ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड इट। तो ही, शी, इट और नाउ किसी का भी होगा, नीलेश ने सपोज, नीलेश प्लेज वेल, जो भी है सेंटेंस हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। एक प्रीपोजिशन माने थोड़ा सेंटेंस, 3 वर्ड्स का सेंटेंस लंबा, ठीक है ना, जैसे ट्रेन होती है ना, डिब्बे पे डिब्बा लगा रहे हो पीछे ना, ऐड कर रहे हो, वैसे प्रीपोजिशन सेंटेंस को लॉन्गेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डायरेक्टली आ गया उसके बाद में, तो यहाँ पे डू देखने की जरूरत नहीं है उसके बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है? एस है, तो अगर यस है वहां पे तो डज है, मतलब ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। अब ये बात कैसे पता चली कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है? सिंपल, यहाँ पे प्ले है ना, जिस भी सेंटेंस में खुद एक मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन कर रहे लोग ना, स्टेट है, माइंड ऑफ स्टेट जो भी है, तो स्टेटिव हो या एक्शन वर्ब हो, कोई भी हो, लेकिन वो मेन है वहां पे, तो उसके साथ में आएंगे डू, डज, है ना। सिर्फ डीड के बारे में है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, खास करके सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस है, तो जिसकी वर्ब को ईडी लगाया हुआ है, तो वो ईडी ही कौन है? डीड है ना। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ये भी। तो वी लॉक्ड, सेकंड सेंटेंस वी लॉक्ड द थीफ, कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे ईडी आ गया, तो ईडी ही कौन है? डीड है। अगर
हर बार ईडी आता तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वैसे नहीं होता है, यू नो, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट कि बहुत सारे इतने जो है हेल्प जो मेन वर्ब्स है उनको सेकंड फॉर्म में अलग हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स, इजंट इट, सेकंड फॉर्म्स। तो वहाँ पे जैसे कि ब्रेक है तो ब्रोक हो जाता है ना। तो हमारे जहाँ पर भी जो भी उम्मीदवार यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको यही बात पे प्रॉब्लम आ जाती है कि अरे यहाँ पे तो ईडी नहीं है, ब्रोक है, अब यहाँ पे मैं इसको डू यूज करूँ, डू या डज या डिड, राइट। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात चल रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे वो जो अलग है सेकंड फॉर्म जिनका अलग है वहाँ पे भी डीड हो सकता है, जरूर हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर हमने ब्रोक लिख लिया, ब्रोक, तो ये किसका सेकंड फॉर्म है, ब्रेक का है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन है। तो ब्रोक में कौन है, डीड है, ये हमें बात पता होनी चाहिए। तो ये इस तरह से है डीड ब्रेक। और अगर ये डू का हमने अगर नाफिक कर दिया तो ये क्या आ गया, डू ब्रेक आ गया। डज को अगर हमने बाहर निकालना है तो ब्रेक्स होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज ब्रेक। तो ये बहुत आसान चीज है, लेकिन समझने में कभी कभी बच्चों को तकलीफ हो जाती है। तो हमने ये बात समझनी चाहिए कि ये जो ईडी जब लगता है ना तब उसको वहाँ पे क्या होता है, डीड होता है, और वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म लेके आ रहा है। मतलब ये सेंटेंस यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, वी डिड लॉक, है ना, इस तरह से वी डिड ब्रेक, वी डिड लॉक। तो हेल्पिंग वर्ब का काम करके ही ये तीनों लोग इंग्लिश में खुद की इंपॉर्टेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है वो भी देखते हैं। हमने देखा कि डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब की भी तरफ से यूज कर सकते हैं, और हमने देखा कि उनको मेन वर्ब के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको पता है कभी कभी ये जो है डू डज डिड इनको स्पेशली फॉर स्ट्रेस यूज किया जाता है। स्ट्रेस माने किसी चीज को हम दोहराते हैं ना, एम्फेसिस देते हैं किसी चीज के ऊपर, हम ज्यादा फोकस देते हैं, हमने वो काम करना ही है, मैं करता ही हूँ, वहां पे ही लगा रहे हो, तब ये अलग से आके खड़े हो जाएंगे। जैसे कि हम बोल रहे कि सपोज हमने बोला कि आई गो देयर एवरी डे, अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, ओके, आई गो देयर एवरी डे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहां हर दिन जाता हूँ, बराबर, लेकिन जाता ही हूँ, ऐसा इस तरह से उसके ऊपर स्ट्रेस करना है आपको, तो यहाँ पे आप अलग से डू लिख देना, अंडरस्टैंड। मतलब यूजुअली हम नहीं लिखते डू, लेकिन जब वहाँ पे डू रहेगा, कभी भी आप जब पढ़ोगे तो जब वहाँ पे डू का स्पेशल मेंशन किया हुआ है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अच्छा ये तो डू भी दिख रहा है, यहाँ पे डू तो नहीं दिखता है ना, यूजुअली यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका मतलब क्या है, ही, वहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है, उसको एम्फसाइज कर दिया गया है, अच्छा मतलब एम्फेसिस करने के लिए भी ये डू, और जैसे जो भी डज भी है और डीड भी है उन तीनों को भी ऐसे यूज कर जाता है। फिर हमने देखा कि he does understand, इस तरह की कोई सेंटेंस है, he does understand everything, कोई भी सेंटेंस ले लो, ठीक है ना। तो और फिर क्या सेंटेंस होता है कि अंडरस्टैंड्स, ऐसे होता है कि नहीं, ये अंडरस्टैंड को यस लगाते हैं, है ना, तो ये ऐसे डज तो नहीं स्पेशली दिखाते ना, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डज स्पेशली भी दिख रहा है बाजू में आपको, it does understand it, इस तरह से होगा तो समझ लेना कि वहाँ पे वो डज क्या कर रहा है, खुद की जगह बना रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, it does understand, मतलब इसको सब समझता है, उसको कुछ पागल मत समझो आप लोग, समझ रहे हो, what is it, it does understand, उसको समझता ही है, आप उसकी फिक्र नहीं करना। तो इसी डीड का भी है, अगर कोई डीड का सेंटेंस हो उसमें भी अगर ऐसी कुछ बात हो, जैसे इसने बोल दिया कि he did come, है ना, तो ये तो ऐसे होना चाहिए था ना, केम होना चाहिए था ना, he did came, सेंटेंस लंबा नहीं है, इसके बाद छोड़ दो आप समझ रहे हो, डू डज डिड, ओके। बाकी मैं एक पूरा ब्लैक बोर्ड भर के एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, सेंटेंस लंबा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, मैंने पहले भी बता दिया, ये इसके बारे में सोचो, डू डिज और डू डज और डिड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे डीड सेपरेटली आया है, तो कम, डीड और कम, है ना। आपको ये भी बात चलते चलते बता दूं कि जब भी सेंटेंस में कहीं पर भी डू डज और डिड अगर आपको अपने आंखों से दिख रहा है, आगे सेंटेंस में छपा हुआ है डू डज डिड कहीं पर भी हो, तो उस सेंटेंस में कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या कुछ और भी थर्ड फॉर्म वगैरह कभी कभी यूज नहीं होगा। पास्ट टेंस में है डिड तो भी नहीं होगा, ये अगर दिख रहा है ना सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहला फॉर्म आ गया कम, तो ही डिड कम, इस तरह से ये सेंटेंस है ना। तो देखिए
तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था ही केम, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, ही डिड कम। तो इस तरह से डिड आने की वजह से उसका मीनिंग क्या हो गया, ही डिड कम, मतलब आया ही वो। मुझे तो लगता ही नहीं था कि वो आएगा, लेकिन वो आया ही। दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चन सवाल होता है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, खाली ये तीन ही नहीं, पूरे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सेमी मॉडल छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो पूरे, वे कहाँ पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, isn't it? मतलब कि यू कैन डू इट, ये हुआ आपका सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसका प्रश्न पूछना है तो कैन यू डू इट, इस तरह से, मतलब कैन को हमें क्या करना पड़ेगा, यू के पहले लाना पड़ेगा, सो। तो इसी तरह से डू, डज और डिड, ये भी बंदे जब भी सवाल पूछना हो तो उनको सेंटेंस के फर्स्ट जगह पर आदर सम्मान के साथ एज चीफ गेस्ट उनको पहले लाके बिठाया जाता है। ये बात ठीक से समझ लेना, और उस वक्त उनका मीनिंग क्या होता है, ये बात बच्चे समझते नहीं है बहुत बहुत बार, और फिर गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो एक ठीक से समझ लेंगे। देखो, माय मदर calls me a good boy। ओके, ये कुछ भी सेंटेंस है, मेरी मम्मी मुझे गुड बॉय कहकर बुलाती है। तो अब इसका प्रश्न करना है कि क्या मेरी मम्मी मुझे गुड बॉय करके बुलाती है क्या। तो उस वक्त में क्या होगा, ये जो वर्ब है यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, कॉल से ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, और जो भी महाशय है उनको आराम के एकदम आनंद के साथ सम्मान के साथ सेंटेंस के पहले लाना पड़ेगा। गेटिंग दिस? तो अगर वहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ढूंढो उसको, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं इंग्लिश में जो एसर्टिव है और उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो हेल्पिंग स्टिक है इंग्लिश की, है ना। तो वहाँ पे है ही है वो, अगर नहीं दिख रहा है तो श्योर शॉट वहाँ पे एक तो डू होगा या फिर डीड होगा, क्योंकि कुछ कुछ सेकंड फॉर्म ऐसे भी होते हैं, हमें पता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, शेक, शुक, शेकन, तो उसमें दिखते नहीं है वो, तो वहाँ पे डू होगा या तो फिर डीड होगा। गेटिंग? और अगर दिख रहा है पीछे छोटा सा एस या ईएस लगाया हुआ, तो श्योर शॉट वहाँ पे कौन है, फिर डज है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉल्स में एस दिख रहा है ना, उसको बाहर निकालेंगे तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा डज, ये आगे है ना। फिर बाकी सब ये डज माय मदर, फिर यहाँ पे कॉल रह जाएगी, कॉल मी, बाकी जो भी है आपका सब। तो फिर ये जो क्वेश्चन टर्न आउट हुआ ना, यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसे हम वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं ना, उसमें टर्न हो जाते हैं, क्या मेरी मम्मी मुझे बुलाती है क्या, इस तरह से। तो जितने भी है, डू होगा तो वो भी आ जाएगा आगे, फिर हम बोलते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड मी, यू नो, यू लाइक माय न्यू ड्रेस, डू यू रेड दिस। तो डू यू जब भी हम बोलते हैं ना तो डू आगे आ गया। तो इसका काम क्या है, फिर प्रश्न पूछना, ये तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितने भी प्रश्न है यस नो टाइप के, ये इनकी वजह से ही पूछे जाते हैं। और उनके बाद में जो भी है WH वाले हैं ना, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस, तो इसके ही आगे WH वर्ड लिख दिया तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पहले ये यहाँ तक आ गया था कि डज माय मदर कॉल मी ए गुड बॉय, मेरी मम्मी मुझे बुलाती है क्या। लेकिन अगर इसके आगे हमने मोबाइल लगा दिया तो अब क्या हो रहा है, व्हाई डज ना, क्यों बुलाती है, इस तरह से। मतलब सवाल पूछने के टाइम पर वक्त पर उनको आगे आना जरूरी होता है। और अगर नहीं दिख रहा है, जैसे कि वी एंजॉय द पार्टी, ऐसे कोई सेंटेंस है, वी एंजॉय द पार्टी, अगर सेंटेंस है, अगर तो अगर हमने पूछना है कि क्या हम करते हैं क्या एंजॉय पार्टी, तो यहाँ पे कौन है, नहीं है, तो डू होगा शायद, इसको निकालो बाहर। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो डू वी एंजॉय द पार्टी, क्या हम पार्टी एंजॉय करते हैं क्या, इस तरह से प्रश्न आपको मिलेगा। गेटिंग दिस? डीड का भी वैसे ही है, तो वर्ब को बाद में ईडी लगेगा, है ना। अगर ये कॉल है, वहां पर अगर ईडी लगता तो कॉल्ड हो जाता। फिर आपको सवाल पूछना है, क्या मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से बुलाया, पुकारा, तो फिर जब पास्ट टेंस में आ जाएगा तो डीड भी बाहर आ जाएगा। डिड माय मदर कॉल मी, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। डिड वी एंजॉय, अभी ये एंजॉय है यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर अगर एंजॉयड होता, एंजॉयड द पार्टी, तो फिर डू नहीं होता, फिर हम क्या लेते इसका, डीड लेते। तो यही प्रश्न क्या होता, डिड वी एंजॉय द पार्टी। मतलब प्रश्न अगर पूछना है तो डू डज डीड को बाहर लाना बहुत बहुत जरूरी है। गेटिंग दिस? और एक नंबर को आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन बनेगा यस नो।
फिर उनके पहले फिर डब्ल्यूएच आ जाएंगे, हु, व्हाई, वेयर, व्हाट वगैरह, हुज, व्हिच। फिर जो प्रश्न क से शुरू होते हैं, कौन, कहाँ, किसने, किस तरह से, वे प्रश्न बन जाएंगे। तो कितनी जरूरी है फिर, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और उनके साथ साथ और एक चीज क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब वो है सेंटेंस को नेगेटिव करना। किसी भी सेंटेंस को अगर नकार में बदल देना है, उसको नकारना है, नेगेटिव करना है, तो इनका होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें तो नॉट आना पड़ेगा, है ना, ये सब नो। और नॉट की प्रॉब्लम है बेचारे, क्या, वो जो है ना नॉट, वो हैंडीकैप्ड है, खुद खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा है तो कभी आपने ये देखा, आई नॉट गो, यू नॉट कम, ऐसे कभी पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा होगा। यू कैन नॉट गो होगा, है ना, वी शुड नॉट गो होगा, आई डोंट गो है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड। तो हर जगह पर ये नॉट जो है उसके पहले डू डज डिड आता ही है। जो भी है हेल्पिंग वर्ब, am, is, are, was, were, do, does, did, have, is, have, shall, should, will, would, can, could वगैरह जो भी है वो सब हेल्पिंग वर्ब नॉट के पहले आएंगे। तो इसी तरह से ये भी तीनों आ जाएंगे, है ना। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हो जाएगा, he did not understand हो जाएगा, है ना, he does not understand हो जाएगा। मतलब सेंटेंस को नेगेटिव करना ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो कितने सारे काम किए इन्होंने, है ना। तो आज के बाद ये डू डज डिड के कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लेना, 100% समझ में आनी चाहिए। वर्तमान काल में ये दोनों और ये सिंपल पास्ट में, और फिर इनके इतने सारे 5-6 अलग अलग तरह के यूजेस, ठीक है ना। तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपके दिमाग में, आपके समझ में से आई होगी, उम्मीद करते हैं, और किसी अच्छी हुई होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।